This is never like before analysis of the PYQs of plant physiology. So hello friends, welcome to Agricultural Academy. My name is Mehboob Latif. So in this video we are going to analyze the PYQs of plant physiology, and that too in depth analysis of the plant physiology. So let's get started. So first of all is the syllabus. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नोट्स नंबर 87 टू वी हैव टू डू इट टू 8 नोट्स नंबर 87 टू 97 मीन्स 10 टॉपिक्स हैं इसमें. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के प्रिंसिपल्स देखने हमको, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और मैकेनिज्म, और वी कैन से द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिशन. तो इनमें जो जो भी प्लांट प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं हमने उसको पढ़ना है. ठीक है, देन वी हैव दिस सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप. उसके बाद एंजाइम्स एंड प्लांट पिगमेंट्स है. देन वी हैव फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कंसेप्ट और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. दिस इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ द C3, C4 एंड कैम मैकेनिज्म. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस है, ये रेस्पिरेशन है. उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन और फैट्स का मेटाबॉलिज्म देखना है, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म हमको करना है. देन वी हैव दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमको फोटोपिरियोडिज्म और वेनिलाइजेशन. देन वी हैव प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और इसका रोल क्रॉप प्रोडक्शन में. ठीक है, तो एंड एट लास्ट वी हैव दीज टू टॉपिक्स. एक है प्लांट फिजियोलॉजी, सीड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ द सीड, इसमें जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी हमने पढ़ना है. देन वी हैव दिस स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इसमें भी हमको ड्रॉट, सॉल्ट, मतलब सॉल्ट स्ट्रेस हमको देखना है. उसके बाद वाटर स्ट्रेस हमको देखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 87 से. तो बिफोर दैट दिस इज़ द ट्रेंड्स. इसमें हम देखेंगे कि जो 2022 में UPSC CSC में और ये IFS में, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, तो ये इसमें 20 और 10 मार्क का क्वेश्चन आया. इसमें 20 और 15 मार्क का. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें इसमें तो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं. तो सबसे पहले अगर ये देखें 2016 में सबसे ज़्यादा आया था इसकी वेटेज, दैट वाज 117 आउट ऑफ 400. ठीक है, 400 क्यों है, क्योंकि टोटल जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है, उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं. वी हैव टू, हमको 250 का करना होता है. ठीक है, क्योंकि चॉइस होती है, लेकिन एनालिसिस के टाइम हम पूरे को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिलेबस में से आते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो हमने जब इसका एनालिसिस किया तो इट केम्स अक्रॉस अबाउट 687, मतलब मार्क्स टोटल आए 11 साल के. दैट वाज अबाउट, ये 62 मार्क्स बनते थे. दैट इज़ 62 अगर 50 इसका हम 400 से करें तो ये 15% के करीब आता है. ठीक है, तो फिर 15% वेटेज है इसकी CSC में. तो बाकी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में ये जो हमारे पास प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन और ये है, इसके रिलेटेड सबसे पहले हम देखेंगे. अब इसमें क्या है ना कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है इसको हम सॉइल में भी पढ़ते हैं, कि सॉइल में जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, और उसको भी हम देखते हैं. तो उसमें क्या आता है, उसमें क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, तो ये उसमें आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्लांट न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन इन जनरल अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा जाता है, कंसेप्ट पूछा जाता है. ठीक है, मतलब डेफिनेशन और कंसेप्ट. डेफिनेशन में हमको सिर्फ डिफाइन करना होता है, कंसेप्ट में हमको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना होता है कि आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लांट न्यूट्रिशन. तो इसमें एसेंशियल और बेनिफिशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बताना और उसका स्टेटस बताना है इंडियन सॉइल में. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में. ठीक है, IS और वी कैन से CSC में. उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें डिफरेंट मेथड्स पूछे हुए हैं. अलग अलग मेथड्स क्या है कि हम जो डेफिशिएंसी है उसको डायग्नोस कर सकें. ठीक है, तो और उसके बाद बताओ रोल, और बताओ अब स्पेसिफिक हो गया ये. अब इसमें पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी बताओ और रोल बताओ किसका, जिंक का, किसमें, राइस में. ये 2018 में आया क्वेश्चन. इसी तरह सल्फ़र का पूछा हुआ है किसमें, ऑयल सीड्स में. देन वी हैव दिस बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ मतलब नाइट्रोजन एंड पोटैश. ठीक है, नाइट्रोजन पोटैश का बायोकेमिकल फंक्शन पूछा हुआ है प्लांट्स में. ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब ये था प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। इसी तरीके से हमने इसके साथ लिंक करके, जैसे हमने बोला, ये इसमें क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो हमको चाहिए होता है, अपने प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में पूछा है इन जनरल। प्लस बोरोन की डेफिशिएंसी पूछी कॉलीफ्लावर में और लीची में, ये 2015 का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा हुआ है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद क्लासीफाई करना है हमको न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद उस एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी प्लस द रोल ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम इन द क्रॉप्स, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू पल्सेस पूछा हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हम ऑप्शनल पेपर 1 में भी आता है, ऑप्शन पेपर 2 में भी ये वाला पोर्शन आता है, लेकिन हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं, एक दूसरे की एग्जाम्पल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड जो पोर्शन है उसका, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इसमें मैकेनिज़्म हमको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म, कौन कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद ये है कुछ टाइप्स इसकी, जैसे मान लो पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट अगर पूछा हुआ है तो उसमें क्या होता है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अपटेक ऑफ मिनरल्स कैसे होता है प्लांट से। तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, +1 का मतलब रिपीट हुए हैं क्वेश्चन 2 बार। तो उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है या जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स तो उस वक्त कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी हैव दिस ट्रांसलोकेशन, ठीक है, अब ये वाला पोर्शन आ गया। तो ट्रांसलोकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो अब प्लांट न्यूट्रिशन में ट्रांसलोकेशन में क्या क्वेश्चन है कि पूछा हुआ कि मैकेनिज़्म क्या है ट्रांसलोकेशन का, कैसे ट्रांसलोकेट होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस, मतलब अब आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसी पे बेस आप PYQ पे बेस अपने नोट्स बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, आगे हम कुछ फर्दर और भी कर सकते हैं, जो हमारे नोट्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि इस पे बेस, इससे इंसाइट लेके हम अपने फर्दर नोट्स को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है कि सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। अब इसमें हमने जब देखा तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन सॉइल, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या 2 तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब क्या कह रहा है कि जो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में, वो, और दूसरा है कि सॉइल में जो वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज़, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें वाटर कांस्टेंट पूछेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट बताओ, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद वही वापस से आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर जो अब प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल हाइग्रोस्कोपिक वगैरह, ठीक है। तो वो वाटर के बारे में हमको बताना। उसके बाद ग्रेविटेशनल हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में इसमें क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है इसके बीच में, या सीधा अगर कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है डिफरेंस पूछता है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन एंड वर्सेस हाइग्रोस्कोपिक, और ग्रेविटेशन एंड मतलब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना, उसके बाद इसके बारे में बताना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमने इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अभी हमने पीछे देख रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, रूट से। उसके बाद हमने देखा कि अपटेक कैसे होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने देखा ना अभी पीछे, तो ये क्वेश्चन इसके साथ भी लिंक होके, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 87 और 88 ऑलमोस्ट ये हमारे पास कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। हमने देखा कि मास फ्लो हाइपोथेसिस जो होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स वो। उसके बाद हमने देखा कि अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अपटेक कैसे करता है प्लांट और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। तो ये हमको किस में पढ़ना है, पिछले वाले नोट्स के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से द मैकेनिज्म, कि मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर प्लांट्स में या ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू, पूरा का पूरा पूछा हुआ रूट से लीफ तक कैसे जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वी आर डन विद दिस। तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, पहले तो काफ़ी फेवरेट होता था क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता था, डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट डिफ्यूजन का रेट पूछा जाता था क्या होता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, रिपीट भी हुआ है। उसके बाद वाटर डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स इन वाटर रिलेशन ऑफ द क्रॉप्स। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें पोटेशियम आयन जो उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म।
ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से अभी ये वाले टॉपिक्स बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विल्टिंग देखते हैं। विल्टिंग क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस, टेम्परेरी, परमानेंट विल्टिंग क्या होता है। उसके बाद वाटर कांस्टेंट आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाटर कांस्टेंट, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं 13 में, 18 में। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास सॉइल वाटर एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन और ये ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, और वी कैन से व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, ये पूछा जाएगा। और उसके बाद देखें जाए हम तो इसमें सिग्निफिकेंस पूछते हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद रोल क्या है ट्रांसपिरेशन का किसमें, विद रिलेशन टू प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव और उसको डिक्रीज़ करने में क्या रोल है इसका। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर अफेक्टिंग दिस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसके बाद ये वापस से आ गया रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और ट्रांसपिरेशन जो है इट इज़ अ नेसेसरी इवल, इसके बारे में आपको बताना, मतलब यू हैव टू मेंशन अबाउट द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स। उसके बाद ये आ गया वापस से ट्रांसपोर्टेशन और गटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन। देन वी हैव दिस गटेशन पे क्वेश्चन आया है कि आपको कैसे पता चलेगा अगर वाटर ड्रॉपलेट जो बना है वो ड्यू से बना है कि गटेशन से बना है। ठीक है, हम उसमें वो सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट कंटेंट्स वगैरह देखते हैं, इम्प्योर प्योरिटी के बेस पे हम इसको जज करते हैं। ठीक है, वाई परमानेंट विल्टिंग टेक्स प्लेस, परमानेंट विल्टिंग क्यों होती है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे गवर्न करता है प्लांट की ग्रोथ का। और जस्टिफाई करो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउ ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ये ट्रांसपिरेशन कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव दिस लास्ट टॉपिक जो कि इसमें आता है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वाटर को कैसे एब्जॉर्व करता है, एक तो पैसिव, उसके बाद ये पूछा हुआ है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होती है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है जब हम जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है उसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। उसके बाद वाटर जो होता है कैसे एब्जॉर्ब होता है, हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड प्लांट्स कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वही अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। उसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट पे अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट स्लो कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, और वी कैन से दैट अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन रेट। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया बिल्कुल डिटो क्वेश्चन 2016 एंड 2021 में। देन व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब वही फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक एक्सटर्नल होते हैं और दूसरे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो आप इन दोनों को लिंक करके पढ़ सकते हैं सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि जो एब्जॉर्प्शन जो है मिनरल्स का कैसे होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होगा। ठीक है, तो यही 2 कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, देन वी हैव दिस एंजाइम्स और पिगमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा तो एंजाइम्स और पिगमेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो अब एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, तो एंजाइम्स में टाइप्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा ऑन द बेस ऑफ रोल ऑफ एंजाइम्स, तो ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, देन वी हैव दिस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन कितनी बार आ चुका है, व्हाट इज़ वी कैन से व्हाट इज़ एंजाइम। ठीक है, 4-5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, तो देन वी हैव दिस एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज़ द फेवरेट वन। इसमें भी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी आप देख सकते हैं कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका है, 2016, 18, 22 में, और उसके बाद 15 में, और उसके बाद पुराना भी क्वेश्चन है 2012 से पीछे का। और इसके बाद बताओ कि एक और मतलब इसके बीच में स्पेसिफिक हो गया हो कि बताओ गिव इम्पोर्टेंस किसकी, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की, मतलब हाउ इट इज़ इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द टॉपिक इन एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद मेथड्स, हम कैसे रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेगुलेशन एंजाइम एक्टिविटी, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब वी हैव दिस डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि ये वाली कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद ये एक पूछा हुआ है कि इसमें स्पेसिफिक हो गए हैं वो कि व्हाट आर द, मतलब पहले क्या होता है कि वो इन जनरल दे आर आस्किंग यू कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और उसके बाद क्या हो जाता है बीच बीच में वो स्पेसिफिक भी हो जाते हैं कि आप बताओ कि हाउ इज़ दिस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद रोल बताओ कि मेटल आयन का। ठीक है, अगेन दे आर बिकमिंग स्पेसिफिक कि मेटल आयन का क्या रोल है, वही हाइड्रोजन आयन का क्या रोल है इसमें एंजाइम की एक्टिविटी में। ठीक है, दिस इज़ देयर फेवरेट टॉपिक। और उसके बाद क्या रोल, जस्ट अ सेक,
रोल इन वेरियस एक्टिविटी इन द प्लांट्स, मतलब एंजाइम का रोल बताया हुआ है, ठीक है। तो वही है रोल, ऑन द बेसिस ऑफ रोल वी हैव क्लासिफाइड दिस। तो ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी हमको पता होना चाहिए, एंजाइम का नाम पता होना चाहिए और कौन सी क्लास का हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ताकि हम उसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकें, ठीक है। देन वी हैव दिस एनलिस्टा एंजाइम, और उसके बाद मतलब एंजाइम का नाम बताओ, और उसके बाद मेटल एक्टिवेटर जो होता है ना, जो इसमें यूज़ होता है, वो उसका नाम बताओ, ठीक है, कौन कौन सा चाहिए होता है हमको। तो उसके बाद ये है कि फुल रिएक्शन हमको बतानी, एक क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में कौन सा है, नाइट्रेज रिडक्टेज में, ग्लूकोकाइनेज में कौन कौन, सक्सीनेज डिहाइड्रोजनेज में कौन सा ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। और इसमें आपको ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन अब आया हुआ है तो हम एक बार इसको पढ़ लेंगे, क्या पता रिपीट हो जाए, जैसे मान लो ये वाला रिपीट हो जाए या दो ये वाला रिपीट हो जाए, या इन जनरल आपको दो पूछ लें, दो एंजाइम के बारे में बताओ, उनके बीच उनका कोफैक्टर बताओ। अब क्वेश्चन आ चुका है तो वापस रिपीट हो सकता है। तो आपको क्या बताना है, कोफैक्ट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दी, और यू हैव टू मेंशन द कोफैक्टर्स, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो भी है इसमें अलग अलग एंजाइम्स में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी एंजाइम्स। और हम देखेंगे प्लांट पिगमेंट। अब प्लांट पिगमेंट में क्या होता है, जब हमने इसका पीवाईक्यू देखा तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लांट पिगमेंट, और वी कैन सी द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब डिस्कस करो कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करो इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, और वी कैन सी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हम अगले नोट्स में करेंगे। क्यों करेंगे अगले नोट्स में? और ये कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन के बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो प्लांट पिगमेंट की क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। अब इसको अगले नोट्स में क्यों करेंगे? क्योंकि अगला जो है हमारा दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड C3 C4 एंड कैम मैकेनिज्म। तो इसको भी हमने यहीं पे इन्वॉल्व कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो एक ही नोट्स में आपके पास ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ब्लैक में मैंने बनाया होता है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क। हम इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दी, जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस इट इज़ एन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है। इट हैज़ दिस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में भी हमारे पास आपको इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। उसके बाद ये भी 2 टाइप का होता है, एक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ये फ्रेमवर्क बनाया ताकि हम अपने क्वेश्चन इसमें एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस में पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे, और वी कैन से द डेफिनेशन पूछेंगे। या डायरेक्ट जब आता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, तो हमको पता होता है कि हम उसमें क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस पूछे हैं जो कि मतलब होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ब्लू में। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है 2022, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बताओ, या और वी कैन से तो फोटो रेस्पिरेशन बताओ विद और इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन भी बताओ। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको ये पता होता है कि हम एक बार ही फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये हमको पता होता है जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले लाइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा हुआ है कि हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में हम ये कैसे प्रूव करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से निकला है, जो मतलब जो फोटोलिसिस होती है, या वी कैन से दिस ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो वाटर से निकलता है, ना कि किससे निकलता है, ऑक्सीजन से। तो हमको ये कैसे पता चलता है? हमको पता है ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था फोटो आइसोटोप्स लेके, ठीक है। तो 2014 का क्वेश्चन है। देन वी हैव दिस फाइटोक्रोम्स। अब फाइटोक्रोम्स की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन से होते हैं जो कि दैट आर मीडिएटेड बाय, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जहाँ पे फाइटोक्रोम पिगमेंट जो होता है वो काम करता है। डिफरेंट प्रोसेसेस दैट आर मीडिएटेड बाय फाइटोक्रोम। तो ये वही है वापस से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इस पे चलेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन और वी कैन से द कंसेप्ट दे आर आस्किंग। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, और उसके बाद फोटो फॉस्फोराइजेशन। अब इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वी कैन से द ये उसके बाद क्या है, ये डिस्कस करो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन। तो यही है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब इसमें क्या है, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 जो टॉपिक होते हैं उसके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और दे कैन जस्ट आस्क यू द डिस्कस। अब डिस्कस है, अब तो आपको डिफरेंस नहीं बताना, यू हैव टू डिस्कस, और वी कैन से आपको बताना दोनों का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट दोनों का बताना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दे हैव आस्क अस अबाउट द डिफरेंस ऑल्सो। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, 2010 में, 15 में, 17 में,
ठीक है। उसके बाद इसका दोनों का पाथवे पूछा हुआ है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, आपको पता है एक का ऐसा होता है, दूसरा कैसे बनाना होता है हमको। उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये हम लास्ट में पढ़ते हैं, मतलब जब हम पहले फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस पढ़ेंगे। 2016 में 2 बार, उसके 6 में, उसके पीछे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर सम ओल्ड क्वेश्चन, जैसे कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होता है ना कि ओल्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली स्टेट सर्विसेज के लिए। जैसे कि अभी JKPSC में 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, फिर आपको पता नहीं होता कि हम कैसे मेजर कर सकें। ठीक है, उसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ATP क्या होता है, मतलब कैसे बनते हैं, और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस पे और प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, और वही एग्रीकल्चर में। देन वी हैव दिस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और ये वाला आपको पता ही है। ठीक है, यही वैसे भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद हमारा ये है C3, C4 और कैम मैकेनिज्म। इसमें भी हमको क्या पूछते हैं ना, इसमें पूछते हैं कि एक्सप्लेन करो कि C3 क्या है, C4 क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन प्लांट, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लाइमेट चेंज में। जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो ये अलग अलग जो मतलब ये मैकेनिज्म्स है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब क्लाइमेट चेंज होगा, ज़्यादा हीट होगा, तो ये वाले जो 2 हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। और यहाँ पे देखो, अब ये पूछा है कि C4 प्लांट्स आर मोर वाटर एफिशिएंट कंपेयर टू C3। आपको ये बताना है, स्टेटमेंट है दिए हुए, तो आपको ये बताना है कि हाउ दिस इज़ इट। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताना है कि एग्जांपल के साथ 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद रिलेटिव रिस्पॉन्स बताओ, मतलब रिलेटिव रिस्पॉन्स दे आर आस्किंग यू द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। उसके बाद पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि रिलेटिव एफिशिएंसी बताओ। ठीक है, C3 और C4 की विद रिस्पेक्ट टू वही आएगा। यही एक ही बात है कि जब हम ये लिखेंगे तो हम बताएंगे टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम, इसको ज़्यादा पे भी एफिशिएंट होता है, इसको कम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, देन वी हैव दिस कैम, दे हैव आस्क्ड अस हाउ दे आर बेटर सिचुएटेड टू एक्सट्रीम डेसिकेशन। एक्सट्रीम डेसिकेशन में ये कैसे काम करता है। ठीक है, और ये कैसे एफिशिएंट होता है, और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इस प्लांट्स की। तो हम बताते हैं इसमें ये भार है, ये वाले सेल अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि डिफरेंस दे आर आस्किंग अस C3, C4, तो 7, 8, 22 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है C4 प्लांट्स की, स्पेसिफिक फीचर्स बताओ C4 प्लांट्स की। तो हम फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम C4 प्लांट्स का बोथ फिजियोलॉजिकल फीचर्स, मतलब प्रोसेस क्या है उसमें, और उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब इसके रिस्पॉन्स जो होता है वो अच्छा होता है बाकी इन कंपेरिजन टू अदर 2। ठीक है, देन वी हैव दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क, दिस इज रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, सिट्रस, ये तो दोनों में आता है। ठीक है, कर्ब साइकिल, ETC। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमने फ्रेमवर्क बनाया हुआ इसमें। तो अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ एडजस्ट होते हैं। सबसे पहले वी हैव दिस रेस्पिरेशन, इसका कॉन्सेप्ट, और वी कैन से द डेफिनेशन। और ये पूछा है कि वाई रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे ये आया हुआ है वही जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन लगा था, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है मैंने। देन वी हैव दिस टाइप्स, दैट इज़ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका भी कॉन्सेप्ट पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, +1 मतलब रिपीटिंग, क्वेश्चन इज रिपीटिंग। उसके बाद बताओ कनेक्शन क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कनेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से द सिमिलरिटी और जो डिफरेंसेस हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, या इसकी लिंकेज क्या है। उसके बाद क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनारोबिक और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन वी हैव दिस ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें क्या होता है ना, हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड होता है, और पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो अब ग्लाइकोलिसिस से जब ये सिट्रस एसिड साइकिल और यू कैन से द कर्ब साइकिल में जाता है, तो इसको एक प्रोसेस करना होता है, दैट इज़ नॉन एज, मतलब आप इसको क्या करना होता है, पायरुविक एसिड को चेंज करना होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये होता कैसे है, ये होता है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, और इसके बाद एग्जाम्पल के साथ बताओ। ठीक है, 2016 में CSC में। ठीक है, उसके बाद कर्ब साइकिल पहले भी आ चुका है। ये एक्सप्लेन करो डिटेल कर्ब साइकिल की, फॉरेस्ट सर्विस में पूछा हुआ है। और उसके बाद डिस्क्राइब करो कर्ब साइकिल की रिएक्शन और इसकी सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, ये 2000
12 में क्वेश्चन आ चुका है IAS में। उसके बाद ETC, ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द सिमिलर बेसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या है ना, इनने सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म पूछा हुआ था। अब जैसे मान लो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम क्या करेंगे इसमें, अगर किसी ने इसका नोट्स बना के रखे हो तो वो देखता था कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सिंपल जब आप इसको करते तो उसमें आपको पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ देम इज़ ए सक्रोज। तो सक्रोज का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है शुगर की, तो दैट इज इन द प्लांट, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। तो हम ये ऑफकोर्स हम कर लेते, ठीक है। तो इसलिए अगर जब ये कर लिया होता तो इस साल जिसने पेपर दिया होता तो ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पूछा हुआ है, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया था जनरल क्रॉप्स में। तो अब कार्बोहाइड्रेट का पूछा हुआ है तो इसके ऑन द सिमिलर लाइन मतलब जब हमने पढ़ा होता तो हमको पता होता है कि हमने ये वाले क्वेश्चन अगर हमने किया होता तो इसको हम आराम से लिख सकते थे, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द PYQs स्पेशली इन द ऑप्शनल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ डेवलपमेंट, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखा कि इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें ये पूछते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चेंजेस क्या आती है, चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आती है, ठीक है। उसके बाद सेनिसेंस, वन ऑफ द मतलब जब हमको पता होता है पहले ग्रोथ स्टेज होती है, फिर लास्ट पे क्या होती है, सेनिसेंस हो जाता है। तो व्हाट इज सेनिसेंस और व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मतलब जो कि सेल की टर्मिनेट करते हैं मतलब प्लांट की ग्रोथ, वो क्या होते हैं, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पैरामीटर क्या होते हैं ग्रोथ के, मतलब हम कैसे जज करते हैं कि प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जैसे हाइट, विड्थ वगैरह, तो उसको हम मेजर कैसे करते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉरेस्ट सर्विस में। उसके बाद ये है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो हमको यही देखना चाहिए था कॉन्सेप्ट क्या होता है, और डेफिनेशन वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स हमको देखना चाहिए। उसके बाद ये है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो होती है, आपको पूछा हुआ है, इसको बनाने के लिए भी बताया हुआ है, और उसके बाद इसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है वो भी बताने को बोली हुई 2014 में, ठीक है। अब हम शिफ्ट करते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में इसमें भी वही डेफिनेशन पूछेंगे, और वी कैन से द कंसेप्ट दे आर आस्किंग 2015, 17, 6 में पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म बताओ कि फोटो पीरियोडिज्म का मैकेनिज्म बताओ शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद व्हाट इज़, जैसे मान लो व्हाट इज़ फोटो पीरियोडिज्म पूछा हुआ है, उसके बाद इसकी एग्जांपल पूछी हुई, किसमें, शॉर्ट डे की पूछी हुई है, लॉन्ग डे की पूछी हुई है, डे न्यूट्रल की पूछी। तो इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा हुआ है, शॉर्ट डे क्या होता है, लॉन्ग डे क्या होता है, ये पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट नोट बताओ आपको, जो कि अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होती है ना, उसका इम्पैक्ट क्या होता है ग्रोथ पे, और ये क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ द फ्रूट पे, ठीक है। उसके बाद फोटो इंसेंसिटिविटी, फोटो इंसेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, मतलब उसके जिसपे लाइट की ड्यूरेशन का असर ही नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ वर्नलाइजेशन, हम क्यों इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद एक ये आया हुआ था कि वर्नलाइजेशन और जो फोटो पीरियोडिज्म है ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग को, ठीक है, प्लांट्स में फ्लावरिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसकी सिग्निफिकेंस बताओ एग्रीकल्चर में। 2014-15 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये है 2015 में पूछा हुआ है मैकेनिज्म दैट इज़ इन्वॉल्व इन दिस वर्नलाइजेशन, ठीक है, हाउ इट इज़ एक्टिवेटेड इन प्लांट, मतलब हम वर्नलाइजेशन कैसे इसको, इस फिनोमेना को कैसे एक्टिवेट करते हैं प्लांट्स में, और इसका रोल पूछा गया हुआ है। उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस, ऑफ कोर्स जस्ट आई टोल्ड यू कि डिफरेंस पूछते हैं दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, या उसको एंड करके पूछते हैं। एंड मतलब इसके बारे में बताना आपको होता है और इसके बारे में बताना होता है विद एग्जांपल्स। यहाँ पे हम जब ये डिफरेंस पूछेंगे तब हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द ग्रोथ डेवलपमेंट, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। देन वी हैव दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वी कैन से द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, और इसका रोल क्रॉप इंप्रूवमेंट में। सबसे पहले मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया, दिस इज़ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर हम देखें तो इसमें PGR है, उसके बाद नेचुरल दैट इज़ द फाइटो हार्मोन, और उसके बाद सिंथेटिक, ठीक है। अब इसमें भी हम अंदर जाएं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, और वी कैन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, और वी कैन से दी ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कौन कौन होता है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो ये फ्रेमवर्क बनाया। इसमें सिंथेटिक में अगर हम देखें तो NaA, 2,4-D, 2,4,5T होता है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इसमें क्या पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूछा है और यू कैन से द डेफिनेशन पूछी है 2017 में, 21 में, 22 में और पीछे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। देन वी हैव द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बताओ विद एग्जांपल्स, ठीक है, 2020 में IAS में और यू कैन से CSC में। और एप्लीकेशन बताओ एग्रीकल्चर में, ये वापस से विद एग्जाम्पल, यहाँ विदाउट एग्जाम्पल। तो ये अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में पूछा हो तो मोस्टली हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर में पूछा है तो हॉर्टिकल्चर में भी आ सकता है कि एप्लीकेशन बताओ भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इसका यूज़ करते हैं। तो 2017, अब अगर ये किसी ने क्वेश्चन किया होगा अभी, मतलब बनाया होगा, तो एग्जांपल्स उसमें हॉर्टिकल्चरल एग्जांपल्स भी होगी। तो जब वो अगर नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बताओ हॉर्टिकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, तो आप वो लिख सकते हैं विद सम स्मॉल स्लाइटली सम चेंजेस, और उसके बाद एग्जांपल तो होंगे आपके पास। तो वी आर डन विद दैट। उसके बाद अब हम देखेंगे कि नेचुरल। अब इसमें क्या है कि एक बार कॉन्सेप्ट पूछा है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, सीधा डेफिनेशन पूछी हुई है, उसकी एप्लीकेशन बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हमको पता होता है दो तरह के होते हैं, एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। प्रमोटर में भी हमारे पास ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, इसका फंक्शन पूछा हुआ है, और उसके बाद मोड ऑफ एक्शन और वी कैन से द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आगे क्या आता है कि ऑक्सीजन की फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट पूछा है कि ऑक्सीजन का मतलब जब हम ऑक्सीजन को फेंकते हैं प्लांट पे तो उसके पे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है। उसके बाद रोल पूछा हुआ है, प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है इसका, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल है इसका, ठीक है। और उसके बाद ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइफ साइकिल पे क्या रोल है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब जैसे मान लो साइटोकाइनिन हम देखेंगे, तो साइटोकाइनिन में भी रोल पूछा हुआ है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑन द सिमिलर लाइन दे कैन आस्क अस अबाउट दी साइटोकाइनिन जिबरलिन, दूसरों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ ये ऐसे भी पूछ सकते हैं ऑक्सीजन एंड जिबरलिन एंड ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का क्या रोल है, ठीक है। तो उसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है उसके, ठीक है। तो उसके बाद एक और ये है यूजेस क्या है ऑक्सीजन के इन एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में पूछा है, हॉर्टिकल्चर में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद जिबरलिन की डेफिनेशन पूछी हुई है, रोल बताओ लाइफ साइकिल में, वही क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। अगर जैसे मान लो ये रोल इन लाइफ साइकिल 2014 में, तो 2015 में कहाँ गया रोल इन लाइफ साइकिल, रोल इन प्लांट एंड ग्रोथ, और उसके बाद रोल इन लाइफ साइकिल। अब जैसे मान लो किसी ने 2014 में ये वाला क्वेश्चन देखा होता तो वो 2015 में ऑन द सिमिलर लाइन वो क्या बना सकता था, ऑक्सीजन पे भी टेम्पलेट बना के रख सकता था, तो उसने ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाता उसका, ठीक है। तो उसके बाद कुछ देयर आर सम ओल्ड क्वेश्चन लाइक प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे ओरिजिन होता है, जिबरलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में का, और मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब नेचुरल ऑक्सीजन कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और फाइटो हार्मोन्स तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि सिंथेटिक हार्मोन्स है, जैसे कि मान लो ये NAA 2,4-D है, 2,4,5-D। अब ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के या इनके ही सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस पूछा हुआ है इसका, नेचुरल प्लांट हार्मोन वर्सेस सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या आ सकता है, जैसे मान लो इसमें एप्लीकेशन आ सकती है सिंथेटिक हार्मोन्स की एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, या इसके लाइफ साइकिल पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक और चीज़, जब हमने इसका PY क्यों देखा तो हमने देखा कि इसमें जो पैटर्न का क्या रहा है। सबसे पहले देवर आस्किंग अस अबाउट दी जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड पे क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बाद एब्सिसिक पे शिफ्ट हो गए वो, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। अब नए क्वेश्चन जो आता है आ रहे हैं वो जर्नल आ रहे हैं, जैसे मान लो जर्नल एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या हम बताओ कि प्लांट इनहिबिटर, उसका रोल बताओ, उसकी एप्लीकेशन बताओ, ठीक है। दिस इज़ इनसाइड दैट वी कैन ड्रॉ दिस फ्रॉम द PYQs, ठीक है। सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से किया होता है उन्होंने, जिब्रेलिक एसिड से, ज़्यादा ये पुराना क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके बाद क्या यहाँ पे ये वाला आ गया, फिर ऑक्सीजन आया, अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर इन द सेंस दे आर आस्किंग अस अबाउट इन जनरल, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देन द नेक्स्ट वन वी हैव दिस सीड फिजियोलॉजी। अब सीड फिजियोलॉजी में सबसे पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा हमको, सीड टेक्नोलॉजी में भी हमने थोड़ा पढ़ा होता है, लेकिन सीड के फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे कि सीड क्या होता है, डोरमेंट सीड क्या होता है, हार्ड सीड क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स, रिकैल्सिट्रेंट, ये तो हमने ऐसे भी पढ़ा होता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सीड डेवलपमेंट, सब सीड की डेवलपमेंट होती है ना,
तो अलग अलग स्टेजेस क्या होती है उसमें, ठीक है। तो जब हमने ये देखा उसके बाद सीड डेवलपमेंट क्या होता है, ये तो हमने नॉर्मल देखा कि सीड के बारे में हमने पढ़ना है। सीड की डेवलपमेंट मतलब डिफरेंट स्टेजेस और फिजियोलॉजी ऑफ द सीड डेवलपमेंट बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जर्मिनेशन के बारे में क्या क्वेश्चन आता है। ये जर्मिनेशन है, ये डॉर्मेंसी, ठीक है। तो अब जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसके बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। सबसे पहले कि जर्मिनेशन पे कॉन्सेप्ट पूछा है कि व्हाट इज़ जर्मिनेशन, तो ये 2 बार आ चुका है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की क्या फिजियोलॉजी है, ठीक है, और सीड डेवलपमेंट की, जैसे इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, फिजियोलॉजी ऑफ द सीड डेवलपमेंट और वी कैन से द फिजियोलॉजी ऑफ द सीड जर्मिनेशन। तो उसके बाद क्वेश्चन आया है कि सिग्निफिकेंस बताओ बीटा ऑक्सीडेशन की। जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। उसके बाद रोल बताओ जिब्रेलिक एसिड का सीड जर्मिनेशन में। अब हमने देखा जो पीछे वाले क्वेश्चन आए हैं जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका रोल पूछा है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेथड बताओ कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि सीड की जर्मिनेशन। वेरियस ट्रीटमेंट हम देते हैं जो कि इम्प्रूव करता है सीड जर्मिनेशन को, वो पूछा हुआ है, वेरियस ट्रीटमेंट। उसके बाद मेथड अलग अलग हो सकते हैं, अब फिजिकल मेथड भी होते हैं, केमिकल मेथड भी होते हैं, तो ट्रीटमेंट में मोस्टली केमिकल मेथड आते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे कि डॉर्मेंसी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कंसेप्ट, दे आर आस्किंग अस अबाउट द कंसेप्ट और वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द डॉर्मेंसी। तो सबसे पहले कहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं, 7 में 18 में फॉरेस्ट सर्विस में और 21 में फॉरेस्ट सर्विस में, ठीक है। तो 23 में भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। उसके बाद क्या है, अब फैक्टर्स और वी कैन से द कॉजेज पूछे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे द फेवरेट वन इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट, what is dormancy or how we can break the what is the causes of the dormancy और method to break the dormancy, ये सबसे फेवरेट है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इससे पहले भी आ चुका है, 7 में भी आ चुका है, 19, 18, 20, 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो द मेथड ऑफ ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द सीड डॉर्मेंसी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, आप जैसे मान लो किसी ने ये पढ़ा होगा तो ये भी कर सकता है, फिजियोलॉजी ऑफ द सीड डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। उसके बाद हमने जैसे बोला कि जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी के बीच में वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन इज़ दिस स्ट्रेस फिजियोलॉजी वी कैन से। अब इसमें हमने सबसे पहले जब हमने फ्रेमवर्क बनाया तो फ्रेमवर्क वाज लाइक दिस कि सबसे पहले स्ट्रेस फिजियोलॉजी किसके वजह से आती है, बायोटिक स्ट्रेस होता है, एबायोटिक स्ट्रेस होता है। तो बायोटिक स्ट्रेस हमको पता है पेस्ट और डिजीज़ होती है। एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो उसमें क्या होता है, लाइट की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। अब लाइट हाई या लो भी हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, टेम्परेचर माइट भी हाई और लो। अब लो में भी क्या होता है ना, अलग अलग होती है, जैसे कि फ्रीजिंग इंजरी या चिलिंग जो होती है वो होती है। उसके बाद वाटर में ड्रॉट आएगा और उसके बाद क्या आएगा, फ्लड भी आ सकता है। और वी कैन से द इसमें क्या हो सकता है, वाटर क्या बोलते हैं उसको, वाटर लॉगिंग, हाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ड्रॉट, उसके बाद केमिकल में सॉल्ट, पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मेन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है। तो इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। आपको फिर जर्नल जो होता है उसमें हम नीचे वाले ये जो आंसर है ये भी इसमें फिट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट पूछा है उसमें और उसके बाद एक्सप्लेन पूछा है, रोल पूछा है किसका, सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का रोल क्या होता है प्लांट रिस्पॉन्स में इन रिस्पेक्ट टू बायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। जब बायोटिक स्ट्रेस होता है तो सैलिसिलिक एसिड कैसे हमको हेल्प करते हैं, उसका क्या रोल है टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे पुराना क्वेश्चन, प्लांट एंटी ट्रांसपेरेंट जो में हमने ट्रांसपरेशन पढ़ा है तो उसमें हम एंटी ट्रांसपेरेंट भी पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन बताओ विद एग्जाम्पल, क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम जो ड्रॉट कंडीशंस होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेस, तो एबायोटिक स्ट्रेस में इफेक्ट पूछा हुआ है डायरेक्टली किसका, ड्रॉट का, स्ट्रेस का, एबायोटिक स्ट्रेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप पे, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ यहाँ पे, तो इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रोल ऑफ, जैसे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड पूछा हुआ है वैसे यहाँ पे बेसिनोस्टेरॉइड का और सैलिसिलिक एसिड हार्मोन का रोल पूछा हुआ है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये अभी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो IF जो फॉरेस्ट सर्विस में होते हैं उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली CSC में इजी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंजरी कैसे होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ क्या, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये ऑल्दो इट इज़ क्या ये पुराना क्वेश्चन है,
ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद वाटर पे हम देखें तो वाटर में सबसे पहले क्या होता है, वाटर स्ट्रेस में सबसे पहले वाटर डेफिशिएंट पूछे जाएंगे। मैकेनिज़्म कौन कौन से होते हैं जो कि प्लांट्स के या टिश्यू में जो मैकेनिज़्म होते हैं जिसकी वजह से मतलब हम वाटर स्ट्रेस कंडीशन को रोक सकते हैं, या टॉलरेंट मैकेनिज़्म जो होता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या असर होता है। उसके बाद ड्रॉट और स्ट्रेस सिचुएशंस जो होती है उसमें इस्केपिंग मैकेनिज़्म का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ड्रॉट में फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होती है, ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजिकल फिजियोकेमिकल चेंजेस क्या आती है प्लांट में ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और क्लासीफाई करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स, ठीक है, ये हमारे पास, और उसका रिलेशन क्या है आपस में, ये हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल में सॉल्ट वगैरह क्या है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा कि केमिकल जो मतलब केमिकल का क्या रोल्स हैं, और वी कैन से सॉल्ट का क्या रोल है इन स्ट्रेस जो कंडीशंस है उसको बढ़ाने में, सॉल्ट का मतलब कैसे वो कर सकता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, थोड़ा ये लेंथी था, ठीक है, क्योंकि इसकी वेटेज भी 15% है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, तो अब ये मेन चैनल है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये ग्रुप है, सॉरी दिस इज़ टेलीग्राम, और वी कैन से दिस, ये है टेलीग्राम का मेन चैनल, ठीक है, जहाँ पे हम जो भी है लिंक्स वीडियो का या कुछ भी डे टू डे बेसिस पे डालते हैं अपडेट्स वगैरह, ठीक है, करंट अफेयर जो भी है। अब उसके बाद ये है, ये जो ये एग्रीकल्चर का ऑप्शनल का डिस्कशन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ग्रुप में क्या होता है ना, क्योंकि चैनल में आप सब जो है वो अपने क्यूरीज वगैरह पोस्ट नहीं कर सकते, सब नहीं उसमें कर सकते, ऑल्दो कि हमने लिंक करके रखा हुआ एक डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमने अलग अलग इसमें बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या है, ये देखो, ये डिस्कशन ग्रुप है, जनरल डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। आप इसको एक बार ही ज्वाइन कर लेंगे तो ये अपने आप इसमें टॉपिक्स बने होते हैं। तो इसमें करंट अफेयर का अलग रहता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा फ़ायदा होता है, हम अलग अलग चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने उसको इसमें डाल दिया, और मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं इसको बता सकता हूँ, इसको आप GS1 में GS2 में कैसे लिंक कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है। अब इसमें टेस्ट सीरीज़ क्या होता है ना, इस सेक्शन में, इस टॉपिक में हम टेस्ट सीरीज़ डालेंगे, उसके आंसर डालेंगे, जिसने भी टेस्ट सीरीज़ मतलब लिखने होंगे आंसर, वो इसी में अपलोड कर लेंगे, तो ये अलग से सेक्शन बन जाएगा, आपको पता होगा। और ये क्या है, ये जो भी नोट्स हमने इस पे शेयर किए थे या इस पे शेयर किए थे, वो एक ही जगह पे आ जाते हैं सारे, और ये PYQ एनालिसिस इसकी PDF आपको सेक्शन वाइज मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ वी हैव लेफ्ट विद दिस, ये हो गया, वी आर डन विद द प्लांट फिजियोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन बचा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।